तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पत्नी को धक्का मारा, इसीलिए बड़ा किया था क्या तुमको कि तुम एक दिन अपनी ही माँ को मारो? तुम्हारी माँ से पहले यह मेरी पत्नी है, समझे? आलोक जी ने गुस्से में अपने छोटे बेटे मिताज से कहा। पापा, ये क्या मेरी पत्नी लगा कर रखा है? आपकी पत्नी कोई अनूठी या हूर परी नहीं है। जब से आए हैं एक ही रट लगा कर रखी है कि इस घर में हिस्सा नहीं देंगे। इन पैसों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं मेरे घर की अलमारी भी नहीं खोल सकता क्या? माँ मुझे अलमारी खोलने से रोक रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में उन्हें धक्का देना पड़ा। आखिर इस घर पर हमारा भी अधिकार है। छोटा बेटा मिताज अपने पिता आलोक जी से बोला। आलोक जी ने खींचकर एक तमाचा छोटे बेटे के गाल पर जड़ दिया और गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कल्याणी के साथ ऐसा करने की? छोटी बहू सीमा दमक कर बोली, पापा जी, आपको शर्म नहीं आती अपने शादीशुदा बेटे पर हाथ उठाते हुए? भूलिए मत, अब यह आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति हैं। अब इन पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं। अरे आपको पता भी है आज यह कितने बड़े आदमी हैं? आप जैसे कितने लोग इनके पैरों में गिड़गिड़ाकर भीख मांगते हैं, तो आपकी क्या औकात है? तभी एक सन्नाटेदार तमाचा बहू के गाल पर पड़ा। कल्याणी जी ने जिंदगी में पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। अपनी पत्नी का साहस देखकर आलोक जी की आंखों में चमक आ गई। कल्याणी जी गुस्से में बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश भी की तो, और जब हमारा तुम लोगों पर अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से अपना हक मांगने चले आए हो? नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी। अब जाओ सड़क पर भीख मांगो। माँ का ऐसा रूप देखकर चारों बेटे बहू सन्न से खड़े रह गए। कल्याणी जी बड़ी बहू से बोली, क्या कह रही थी तुम? बहू, ऐसा करो, आज तुम अपने भाई को बुला ही लो। खैर छोड़ो, तुम तकलीफ क्यों लेती हो? यह काम भी मैं ही कर देती हूँ। तभी आलोक जी के दोस्त का बेटा अजय वहाँ एक पेपर लेकर पहुँचा और साथ में 2 पुलिस वाले भी थे। पुलिस को सामने देखकर बड़ी बहू नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो दिन में भी चांद तारे नजर आने लगे थे, क्योंकि पुलिस की वर्दी में कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई राजेश था। भाई को हित में करने के लिए बड़ी बहू भाई को गले लगाने लगी। बढ़ी तो राजेश दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए बोला, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, ना यहाँ कोई किसी का भाई है और ना बहन। अपने भाई की रौबदार आवाज से बड़ी बहू नेहा एक किनारे खड़ी हो गई। आलोक बाबू ने वह पेपर वकील से लिया और बेटे बहू की तरफ पकड़ा दिया, जिसे देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों बेटे बहू बस आलोक जी के चेहरे को निखारने लगे। आलोक जी अजय और राजेश के साथ सामने वाले कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चारों बेटे बहू सोफे पर धम्म से बैठ गए और आने वाले तूफान से थर-थर कांपने लगे, जिसका अंदाजा उन्हें पहले से ही लग गया था, और उस दिन को कोसने लगे जब उन्होंने पिछली बार यहाँ आने की खबर अपने पिता को दी थी। कहाँ हो भगवान, अभय और मिताज का फोन आया था। वो लोग यहाँ गांव आने के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं। दूसरे दिन कल्याणी जी रह रहकर घड़ी देखती और पति आलोक जी से पूछती, फोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटे और बहुएं कहाँ तक पहुँचे? अब तक नहीं आए? आलोक जी बोले, अरे भगवान, सब्र करो, आ जाएंगे। तुम 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ। अब सुबह से तरह तरह के पकवान बनाए जा रही हो। कल्याणी जी बोली, सबकी पसंद का खाना बनाया है आज, देखना खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब। पूरे 2 साल बाद देखूंगी आज सबको। आंखें तरस गई है अभय और मिताज को देखने। आलोक जी बोले, कल्याणी, दोनों का काम ही ऐसा है, सुबह 9 से शाम 7 बजे की ड्यूटी ऑफिस में बजानी ही पड़ती है। कैसे समय दे पाएंगे हमको? इसलिए तो 2 साल बाद आ रहे हैं। कल्याणी जी बोली, फोन पर कह रहे थे दोनों इस बार हमें भी अपने साथ शहर ले जाएंगे। वैसे भी अब अकेले नहीं रहा जाता, घर काटने को दौड़ता है। आलोक जी और कल्याणी जी के दोनों बेटे अभय और मिताज शहर में नौकरी करते थे। दोनों की पत्नियां नेहा और सीमा भी शहर में उन्हीं के साथ रहती थी। आज पूरे 2 साल बाद दोनों बेटे और बहुएं अपने गांव आ रहे थे, जिनका बेसब्री से आलोक जी और कल्याणी जी इंतजार कर रहे थे। कल्याणी जी बोली, सुनिए, मैंने तो हम दोनों के कपड़े भी बैग में भर कर रखे हैं, क्योंकि अभय कह रहा था कि वो लोग सिर्फ यहाँ 2 दिन ही रुकेंगे।
आलोक जी बोले, तुम भी हद करती हो भगवान, बेटे बहू से पूछे बिना तुमने पैकिंग भी कर ली। कल्याणी जी बोली, आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हो। जब एक बार वो लोग कह चुके हैं कि इस बार हमें साथ शहर ले जाएंगे तो बार बार उस बात को क्या दोहराना। उतने में गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ बज उठती है। कल्याणी जी और आलोक जी खुश होकर बाहर बेटे बहू के स्वागत के लिए जाते हैं। आलोक जी और कल्याणी जी को देखकर बेटे बहू उनके पांव तक नहीं छूते हैं। कल्याणी जी मन ही मन सोचती हैं, बेचारे बहुत थक गए होंगे इसलिए पाँव छूना तक भूल गए। चारों अंदर आकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने बैठते हैं। छोटा बेटा मितास खाना खाते खाते बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथों में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, सीमा तुम्हारे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। सीमा एक पल गुस्से से मितास को देखती है और सभी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर सभी लोग बातें करते हैं और फिर बाद में बेटे बहू अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को कल्याणी जी सभी के लिए चाय बनाकर लाती हैं। तभी अभय मिताज से कहता है, मिताज, परसों शाम की टिकट बनवा देता हूँ हम चारों के वापस जाने की। मिताज भी सहमति दे देता है। कल्याणी जी बोली, बेटा इस बार तो तुम मुझे और तुम्हारे पापा को भी साथ ले जाने वाले थे ना। इतने में अभय की पत्नी नेहा बोली, मम्मी जी अभी तो हमने नया फ्लैट लिया है, अभी तो फ्लैट में काम कराना बाकी है। कल्याणी जी बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने दिन हम मिताज के घर रह लेंगे। मिताज की पत्नी सीमा बोली, मम्मी जी आप तो जानती हैं मैं और मिताज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर देर रात घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम कुक और मेड लगा रख सकें। मेरे घर में तो राशन का भी सामान जमा नहीं रहता है और ऐसे में आप बूढ़े लोगों के लिए खाने पीने का ध्यान मैं नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, मगर आप लोगों को तो कुछ भी नहीं खिला सकते ना। अभय और मिताज ने भी अपनी पत्नियों की बात में सहमति दिखाई और बोले, मम्मी जी, पापा जी, अभी हम लोग खुद ही वहाँ सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोगों को वहाँ ले जाकर कोई मतलब नहीं है। यह शब्द सुनकर कल्याणी जी तो रोने ही लग गई और बोली, बेटा तुम लोगों के बिना मेरा यहाँ दिल ही नहीं लगता है, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। हम दोनों बूढ़े तो बस तुम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। अभी तो शरीर में इतनी ताकत है कि मैं घर का सारा काम भी कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर बेटे बहुओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नेहा अपने कमरे में जाकर अभय से बोली, तुम्हारी माँ तो पीछे ही पड़ गई है शहर आने के लिए, मगर मैं कह देती हूँ मुझसे इनकी सेवा चाकारी नहीं होगी। तुम तो जानते हो वहाँ अकेले हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। अभय बोला, हाँ तो मैं भी कौन सा उन्हें अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूँ। दूसरी ओर सीमा भी मिताज से बोली, यह दोनों गांव में रहे वही अच्छा है, वरना वहाँ आकर हमारी ज़िंदगी में इंटरफेयर करने लगेंगे। मिताज बोला, डोंट वरी यार, हम दोनों के इतने सारे शौक हैं कि हमसे हमारा ही खर्चा उठ जाए वही बड़ी बात है। इन दोनों को वहाँ लेके जाकर मुझे अपना खर्चा नहीं बढ़ाना। दरअसल बेटे बहू उन लोगों को अपने साथ शहर ले ही नहीं जाना चाहते थे। अपनी आज़ादी भरी जिंदगी में वो लोग कोई खलल नहीं चाहते थे। जब चाहे मर्जी से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रात को देरी से घर आना, यह सारे शौक वो लोग शहर में आराम से कर रहे थे। मगर माँ पिताजी को यही बताते कि वो लोग अभी सेट नहीं हैं, ताकि कहीं उन्हें माँ पिताजी को शहर न ले जाना पड़ जाए। 2 दिन बाद बेटे और बहुओं के शहर वापस जाने का समय आ गया। कल्याणी जी की तो आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो फिर से एक बार बोली, मैंने तो हम दोनों के कपड़ों का बैग भी तैयार कर रखा था। अभय माँ की बात को काटते हुए बोला, माँ अब हमें जाने दो, या क्या जाते वक्त रोना धोना लगा कर रखा है। पीछे पीछे राहुल भी बोला, हाँ माँ आप लोग शांति से यहाँ रहो, वैसे भी शहरी जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। कहकर वो लोग स्टेशन जाने गाड़ी में बैठ गए। आलोक जी तो सब कुछ समझ चुके थे, मगर नहीं समझी तो वह कल्याणी जी थी। थोड़ी ही देर में बोली, सुनिए, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बेटे बहुओं के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर से जोर जोर से रो पड़ी। आलोक जी कहना चाहते थे, कल्याणी अब तेरे बेटे बदल चुके हैं,
वो हम दोनों बूढ़ों को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मगर कल्याणी जी को लगातार रोते देख वो कुछ नहीं बोले। अब कल्याणी जी खोई खोई सी रहने लगी, खाना भी ढंग से नहीं खाती थी। उनके चेहरे की झुर्रियाँ और अधिक गहरी हो चुकी थी। आलोक जी कल्याणी जी को बहुत समझाने का प्रयत्न भी करते, मगर कल्याणी जी की आंखों पर तो बेटे बहू के मुंह की अंधी पट्टी चढ़ी हुई थी, इसलिए कल्याणी जी अब बीमार रहने लगी थी। एक रोज कल्याणी जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी कि उन्हें बाहर से आवाज आई, साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ। कल्याणी जी ने नजर उठाकर देखा तो एक वृद्ध महिला करीबन 70 साल की होगी वह साड़ियाँ बेच रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट लगातार दिख रही थी। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। कल्याणी जी ने उसे बुलाया और साड़ियाँ देखने लगी। कल्याणी जी बोली, आप इस उम्र में भी घर घर जाकर साड़ियाँ क्यों बेच रही हैं? क्या आपका कोई नहीं इस दुनिया में? वृद्ध महिला पहले तो हंसी, फिर बोली, बहन मेरे 4 बेटे हैं जो शहर में रहते हैं। अपना पेट पाल कर उन्हें पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी लगते ही उनकी शादियां भी करवाई, मगर अब चारों में से किसी के घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं। पति का साथ भी जवानी में ही छूट गया था। ऐसे नालायक बेटों पर आश्रित रहने से बेहतर मैंने छोटा ही सही मगर अपना व्यवसाय शुरू किया। घर घर साड़ियाँ बेचने जाती हूँ, उससे मेरा खर्चा भी निकल जाता है और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बोल लेती हूँ तो दिल को भी सुकून मिल जाता है। कल्याणी जी को इस वृद्ध महिला की बात सीधे दिल पर लग गई। वह सोचने लगी, दोनों बेटों और बहुओं ने वापस शहर जाकर मुझे फ़ोन तक नहीं किया, जबकि वो लोग मुझे यहाँ देखकर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल है। मुझसे तो यह वृद्ध महिला बेहतर है जो बेटों को भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस उसी क्षण कल्याणी जी ने भी कठोर फैसला लिया कि वह ऐसे बेटे बहू के लिए आंसू नहीं बहाएगी जिन्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आलोक जी घर लौटे तो देखा कल्याणी जी ने आज उनकी मनपसंद का खाना बनाया था और वो बोली, आप मुझे कट पीस के टुकड़े ला कर देंगे? मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। सिलाई कढ़ाई में तो कल्याणी जी बचपन से निपुण थी। आलोक जी को कल्याणी जी को खुश देखकर बहुत खुशी हुई और वो बोले, कल्याणी तुम में यह बदलाव कैसे आया? कल्याणी जी ने उस वृद्ध महिला से मिली सीख रामचंद्र जी को बतलाई। तब आलोक जी बोले, कल्याणी मैं तो यह बात पहले ही समझ चुका था, जो बात तुम्हें देरी से समझ आई क्योंकि तुम बेटे बहू के मोह में अंधी हो चुकी थी। खैर देर आए दुरुस्त आए कहकर वो कल्याणी जी के लिए कटपीस के टुकड़े लाने चले गए। यहाँ कल्याणी जी ने सिलाई कढ़ाई कर अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया और धीरे धीरे उनका व्यापार जोरों में चलने लगा। कल्याणी जी अब अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें बेटे बहुओं को याद करने का भी समय नहीं था। वहाँ शहर में अभय मिताज और उनकी पत्नियां आज मिले तो मिताज बड़े भाई अभय से बोला, भैया रोज या 9 से 7 की नौकरी करके थक गया हूँ और महीने की वही नॉर्मल सैलरी जिससे अब गुजारा भी नहीं होता। अभय बोला, मिताज तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं भी यही सोच रहा था क्यों ना हम दोनों मिलकर कोई व्यवसाय करें जिससे आमदनी बढ़ सके, मगर व्यवसाय करने ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, वह कहाँ से लाएं? मिताज की पत्नी सीमा बोली, अरे गांव में आपके माँ पिताजी इतने बड़े घर में रह रहे हैं, वह घर कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे आप लोग नया व्यवसाय शुरू कर सकते हो। अभय और मिताज को भी यह तरकीब सही लगी। वो सभी लोग गांव पहुंचते हैं। गांव जाकर जब अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो चारों को बहुत आश्चर्य हुआ। अभय की पत्नी नेहा बोली, जब हम लोग यहाँ से गए तो बुढ़िया ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना मर ही जाएगी, और यहाँ देखो तो अपना नया कारोबार कैसे जमा कर बैठी है। सीमा बोली, चलो बुढ़िया के पैरों में गिर जाते हैं, शायद बुढ़िया हमें माफ़ कर दे। कल्याणी जी पीछे से अपनी बहुओं की बातें सुनकर बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं और तुम लोग चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ शहर आने वापस रहूँगी नहीं। शायद उस वक्त मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझे उस अवस्था में छोड़कर
जिंदगी का नया पाठ सिखा दिया। अभय और मिताज बोले, माँ दरअसल हम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए पैसों की ज़रूरत है। अगर आप कल्याणी जी बीच में ही बात काट कर बोली, आज वापस 2 साल बाद तुम लोग गांव आए हो, बीच में तुम लोगों को हमसे फ़ोन पर तक बात करने का समय नहीं, मगर आज पैसे मांगने मुंह उठाकर चले आए। तुम जैसे नालायक बेटों की हमें कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब ना तो घर है, ना पैसे हैं और ना ही माँ की ममता है। आलोक जी बोले, कल्याणी बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग वापस यहाँ से चले जाओ। हम समझेंगे कि हमारे कभी बेटे थे ही नहीं। उतने में आलोक जी को उनका नौकर चंदू पुकारता है। बड़ा बेटा अभय माँ कल्याणी जी से बोला, क्या कहाँ चले जाएं? ऐसे कैसे चले जाएं मम्मी? इस घर पर हमारा भी अधिकार है। इस घर में हम हमारा हिस्सा लेकर ही रहेंगे। अभय की पत्नी नेहा बोली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी मेरे भाई राजेश को बुलाती हूँ और इन बुढ़ों पर घरेलू हिंसा का इल्ज़ाम लगा देती हूँ। फिर देखती हूँ कैसे हमें घर में से हिस्सा नहीं देते ये लोग। छोटा बेटा मितास जबरन अलमारी की चाबी लेकर अलमारी खोलने का प्रयास करता है। उतने में कल्याणी जी आकर उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा खींचती है और मितास उनको धक्का दे देता है। आलोक जी यह देखकर तमतमा उठते हैं और मितास को एक थप्पड़ जड़ देते हैं। आलोक जी और कल्याणी पहले ही वकील अजय और राजेश को शब्द बता चुके थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को बुला लिया। अजय ने जो पेपर बेटे बहुओं को पकड़ाया था उसमें साफ लिखा था कि जो बेटे बहुएं माता पिता की सेवा नहीं करते उनका माता पिता की प्रॉपर्टी पर भी कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी देर में दरवाज़ा खुला और आलोक जी, अजय और राजेश बाहर आए। नेहा का भाई राजेश बोला, अगली दफ़ा तुम चारों में से किसी ने भी आलोक जी और कल्याणी जी को परेशान करने की कोशिश की तो तुम चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और नेहा, तुम वहाँ मायके में भी अपनी भाभी को परेशान करती थी, जिस वजह से मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी थी, और अब यहाँ ससुराल में अपने सास ससुर की भी सेवा नहीं हुई तुमसे। सुधर जाओ अब तो, वरना ससुराल मायके से भी हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। अभय, मितास और इनकी पत्नियां आलोक जी और कल्याणी जी से माफ़ी मांगते हैं, मगर आलोक जी और कल्याणी जी उन्हें माफ़ नहीं करते हैं और सभी बेटे बहू इतना सा मुँह लेकर वापस शहर चले जाते हैं। दोस्तों, माता पिता अपने बच्चों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मगर वही बच्चे बड़े होकर माता पिता की प्रॉपर्टी और पैसों से तो प्रेम करते हैं, मगर अपने माता पिता से नहीं। आखिर क्या माता पिता का प्रेम उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है? जो माता पिता अपने दोनों बेटों को पाल कर एक साथ बड़ा करते हैं, क्यों बड़े होकर वही बेटे दोनों के अलग अलग घर में भी अपने माता पिता को नहीं पाल पाते? दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।